Hello, my dear students. How are you? After long break, today I have uploaded the video because I was not fine. So sorry. Today I will going to explain about the first lesson from the history of class 10. The lesson name is The Rise of Nationalism in Europe. So let's. Lesson is here, The Rise of Nationalism in Europe. सबसे पहले ये जानना होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसको पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है नेशनलिज्म। तो सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड ऑफ योर ओन नेशन स्टेट। जब किसी के मन में अपने देश के प्रति लगाव और प्यार पैदा होने लगे, उसी टर्म को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म का मीनिंग तो समझ में आ गया कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ लव और प्राइड ऑफ योर ओन नेशन स्टेट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने देश के बारे में बुराई नहीं सुनना चाहते हैं या कोई क्रिटिसाइज करने लगता है, तो उसके प्रति एक क्रिटिसाइज को अगेंस्ट में आप जब बात करते हैं, चाहते हैं कि मेरा देश के बारे में हमेशा ही क्या हो, बड़ाई हो, तो इसका मतलब ये है कि आप नेशनलिज्म, आपके अंदर उस फीलिंग आ चुकी है। अब रही बात नेशनलिज्म की फीलिंग आखिर कब से आया, आखिर क्यों आया, यूरोप में क्यों देखा गया नेशनलिज्म की फीलिंग को। क्या वहाँ के लोगों के अंदर कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी या थी, उसकी चर्चा करें। तो नेशनलिज्म की मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द 1750, अगर 1750 से पहले की बात की जाए तो वर्ल्ड में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि कंट्री विच हैव इट्स ओन बाउंड्रीज, जोग्राफिकल एरिया and its own government and common language is known as the nation states। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एक कंट्री विच हैव इट्स ओन बाउंड्रीज, किसी देश का अपना बाउंड्रीज हो, जोग्राफिकल एरिया हो, एंड इट्स अपना गवर्नमेंट हो, एंड कॉमन लैंग्वेज हो, सभी के लिए उसी को हम नेशन स्टेट कहते हैं। क्लियर है। दूसरे भाषा में अगर हम नेशन स्टेट्स का डिफिनेशन दें तो कहेंगे कि इट वाज गेन थ्रू द स्ट्रगल। ये नेशन कैसे गेन किया गया, तो स्ट्रगल के माध्यम से किया गया, थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स, लीडर्स के एक्शन के थ्रू इसको गेन किया गया, एंड द कॉमन पीपल के द्वारा इसको गेन किया गया। यानी नेशन स्टेट्स का मतलब है कि दोज कंट्री हैव इट्स ओन बाउंड्रीज, geographical area and its government and common language for the all is known as the nation state। उसी को हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब रही बात कि मॉडर्न स्टेट किसको कहते हैं, तो आई विल से इन अ सिंपल वे में कह सकते हैं कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मोनार्की। इट इज़ अ कंट्रोल्ड बाय द मोनार्की के द्वारा जब कंट्रोल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न स्टेट कहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि नेशनलिज्म का जब फीलिंग चल रहा था यूरोप में, उस समय कोई भी देश, कोई भी कंट्री नेशन स्टेट नहीं था। वो जितने सारे स्टेट थे वो सब क्या थे, मॉडर्न स्टेट थे। क्लियर है, मॉडर्न स्टेट थे। वो नेशन स्टेट के लिए क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और लोगों के द्वारा नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें डाली जा रही थी अपने देश के प्रति लगाव पैदा करने के लिए, और नेशन स्टेट के मांग करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। अब यहाँ पर एक आपका बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन के द्वारा, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन, अर्नेस्ट रेनन के द्वारा कहा जा रहा है कि अर्नेस्ट रेनन के द्वारा नेशन का क्या डिफिनेशन दिया गया। तो ये अर्नेस्ट रेनन जो थे एक फ्रांसीसी फिलोसोफर थे,
दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन। इनका जन्म देखा जाए तो 1823 में हुआ था और ये 1892 में ये डेड हो गए। तो उन्होंने रेनन ने राष्ट्र का जो परिभाषा दिया उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेनन अबाउट द नेशन के बारे में क्या बोला उन्होंने, कहा कि ए नेशन इज अ कल्मिनेशन कलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट एफर्ट सेक्रीफाइस डिवोशन, ठीक है, डिवोशन, हीरोइक पास्ट ग्रेट मीन ग्लोरी, प्राउड फील दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच ऑन बेसिस इज अ नेशनल आइडिया। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं समझा रहा हूँ कि अर्नेस्ट रेनन जो थे फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रेंच फिलोसफर थे, जो 1882 में सबॉन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर में राष्ट्र की अपनी समझ प्रस्तुत किया था, राष्ट्र के बारे में अपना फीलिंग को बताया था, अपने लेक्चर में बताया था कि राष्ट्र किसको कहते हैं। बाद में वही लेक्चर जो है एक प्रसिद्ध ऐसे बन गया, निबंध का रूप में छपा, जिसका शीर्षक था पेपर में कि राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार को आलोचना करते हैं कि राष्ट्र जो है समान भाषा या नस्ल, धर्म, क्षेत्र से बनता है, उसकी ये आलोचना करते हैं। बोलते हैं कि जी नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि नेशन स्टेट का मतलब यहाँ पर हम लोग समझे थे कि ऑन बाउंड्रीज होता है, ऑन जोग्राफिकल एरिया होता है, अपना गवर्नमेंट होता है, कॉमन लैंग्वेज होता है। इसको ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। बोलते हैं कि जी नहीं, एक राष्ट्र लंबे प्रयास त्याग निष्ठा का क्या होता है, चरम बिंदु होता है। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए नेशन इज द कल्मिनेशन कलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट एफर्ट सेक्रीफाइस डिवोशन। क्लियर है। तो अर्नेस्ट रेनन के द्वारा राष्ट्र का परिभाषा इन्होंने दिया कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा जन समूह होने की जरूरी शर्तें हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्र एक बड़ी व्यापक लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है। इसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह से है। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है, अर्नेस्ट रेनन के द्वारा कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्र है एक लंबे प्रयास त्याग निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ये कोई कहीं से ये उठा कर नहीं लाया गया है, इसके लिए सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना पड़ता है, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। और मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज पावर, यानी किसी एक के द्वारा पूरे कंट्री पर कंट्रोल करना ही मॉडर्न स्टेट कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि नेशन का मतलब क्या है। तो नेशन जो है इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, हिस्ट्री, एथनिसिटी और कॉमन लैंग्वेज एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। यानी नेशन जो है एक क्या है, ग्रुप ऑफ द पीपल है। किससे बनता है, किसके माध्यम से नेशन का निर्माण होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन लैंग्वेज के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, कॉमन कल्चर के आधार पर नेशन का निर्माण किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले इस फिगर का जिक्र किया गया है, इस फिगर का जिक्र किया गया है। तो अब ये जो फिगर है वो किसके द्वारा ये किया गया, तो आपको पता होगा कि ये जो है फिगर एक फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। उस आर्टिस्ट का नाम है, ठीक है, फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू के द्वारा, ये फ्रेडरिक सरियू कौन है, तो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, जिसने क्या किया था, प्रिपेयर द सीरीज ऑफ द 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ
द डेमोक्रेटिक सोशल एंड रिपब्लिक इन 1848। ये जो फिगर है कब पब्लिश किया गया था? तो 1848 में पब्लिश किया था, फ्रेडरिक सरियू के द्वारा इसको लाया गया था। ये क्या है? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा था, जो उसके शब्दों में क्या था? डेमोक्रेटिक सोशल एंड रिपब्लिक को मिलाकर वो संसार की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में, ये सीरीज में पहला जो चित्र है, यानी सबसे पहले इसमें क्या किया जा रहा है, पहला जो फिगर है यहाँ शो कर रहा है, उसकी चर्चा हम लोग करें कि क्या ये शो करना चाहते हैं। तो पहला फिगर में इन्हें फ्रेडरिक सरियू ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शो किया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेडरिक सरियू ने फर्स्ट फिगर में फ्रेडरिक सरियू ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शो किया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत माता की जय, ऐसे ही सरियू ने स्वतंत्रता को, फ्रीडम को एक महिला के रूप में, एलोगोरी के रूप में प्रेजेंट किया है। ये पहला फिगर में। दूसरा फिगर में क्या किया है? इसी चित्र में जो 4 विजुअलाइजिंग की बात की है, तो दूसरा विजुअलाइजिंग क्या की है इस पिक्चर में? तो आप देख रहे हैं एक लंबी सी कतार, ये देख रहे हैं, ये लंबी सी कतार, ठीक है, लंबी सी लाइन लगी हुई है। ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? यूरोप एंड अमेरिका के लोग हैं, जो एक लंबी सी लाइन में खड़े हैं, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, उनको ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पूजा करने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सभी देश धीरे धीरे क्या करना चाह रहे हैं? धीरे धीरे स्वतंत्र होना चाह रहे हैं और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाह रहे हैं। और राष्ट्र राज्य जो नेशन स्टेट का निर्माण तभी होगा जब वह क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। इसीलिए ये क्या है? एक लंबी लाइन स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रही है, जो अमेरिका और यूरोप के लोगों का लाइन ये लगा हुआ है। उसको ये शो करते हैं, फ्रेडरिक सरियू के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। जब वो स्वतंत्र होंगे इसलिए लोग लाइन में खड़े हैं। हर एक देश अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास ये लोग आ जाएंगे, इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया गया है। हर एक देश स्वतंत्र होने की चाहत रखता है और जा रहा है। तो 2 चीज़ बताएं इन्होंने। फ्रेडरिक सरियू ने क्या किया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शो किया। दूसरा क्या है कि एक लंबी लाइन में अमेरिका और यूरोप के लोगों को दर्शाने का काम किया। तीसरा इन्होंने क्या किया कि तीसरा चित्र जो है यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा जो फिगर है, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे अवशेष यहाँ पर है। कह रहा है कि तीसरा चित्र में ये अवशेष को रिप्रेजेंट किया है। कैसा अवशेष? जो राजा महाराजा के महल हैं उसका टूटा फूटा अवशेष है, मुकुट है, उसको रानियों का जो मुकुट है उसको यहाँ शो किया गया है, यानी उसको रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इस अवशेष से पता चलता है कि लोग जो है राजा महाराजा से क्या करना चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। इस अवशेष से पता चलता है। तो तीसरा चीज़ ये हुआ। चौथा चीज़ क्या कह रहा है इसमें कि चौथा फिगर ये रिप्रेजेंट करता है 4 विजुअलाइजिंग में, जो 4th विजुअलाइजिंग है, इसमें चौथा फिगर आप देख रहे होंगे कि आसमान में जो ईसा मसीह हैं, यहाँ पर ईसा मसीह, बहुत सारे संत फरिश्ते वगैरह जो इस दृश्य को अपनी नजरें जमाए हुए हैं, सब ये क्या है? स्वर्ग से देख रहे हैं इस दृश्य को, ये सब दृश्य को देख रहे हैं, ठीक है। आर्टिस्ट ने उनका यूज दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी ये 4 विजुअलाइजिंग फ्रेडरिक सरियू के द्वारा किया गया है। अब रही बात, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फ्रेडरिक सरियू ने जो 4 विजुअलाइजिंग प्रिंट की बात की है, वो पहला क्या किया है? तब पहला फिगर में क्या किया है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शो किया है। दूसरा फिगर में लोगों को लाइन खड़े हैं स्वतंत्रता पाने के लिए, जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। तीसरा लोग जो हैं यहाँ क्या है?
कि लोग राजा महाराजाओं के महल का टूटा हुआ जो अवशेष है उससे ये पता चलता है कि वो आज़ादी चाहते हैं, राजाओं महाराजा से छुटकारा पाना चाहते हैं। चौथा जो है फिगर ये शो कर रहा है कि ईसा मसीह या बहुत सारे जो संत हैं, जो एंजल हैं, वो क्या हैं, फरिश्ते वगैरह जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं और भाईचारे का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये सभी चीज़ जो हैं फ्रेडरिक सरियू के द्वारा फोर विजुअलाइजिंग में ये बात की गई है। एक बात इसमें यूटोपिया की बात करते हैं फ्रेडरिक सरियू। ये यूटोपिया क्या है? तो यूटोपिया का मतलब होता है ये विजन ऑफ द सोसाइटी दैट इज अ आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। कहने का मतलब वैसा संसार देखने सुनने में तो लगता है लेकिन ये कभी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होता है। ये जो बात है 1848 में क्या है कि फ्रेडरिक सरियू के द्वारा किया गया था, लेकिन आज के डेट में अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये देखने को मिल रहा है कि ये एग्जिस्ट एक्चुअली में कर जाता है, पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है, पूरी तरह से ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि फ्रेडरिक सरियू जो थे वो कितना बड़ा फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो उस समय विजुअलाइज किया और वही विजुअलाइज किया हुआ आज सच हो गया कि ऐसा है। नेशन स्टेट हर कोई चाहता है और आज हर कंट्री नेशन स्टेट को ही क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, देखिए इस लेसन को हम लोग मेन क्या करेंगे कि विजुअलाइज करके पढ़ेंगे। विजुअलाइज करने का मतलब ये है कि हमेशा कंपेयर करके पढ़ेंगे। किससे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्यों इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंपेयर करेंगे? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही मेन नेशनलिज्म के सीड्स बोने का काम किया है। तो अब आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें आपका टॉपिक दिया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशन आइडिया। यही है द फ्रेंच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ नेशन, ये टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का। यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या है। तो कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन रूल्ड ऑन दैट टाइम 1789 बाय लुइस 16। कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था जब हो रहा था फ्रांस में, उस समय 1789 में लुइस 16 वहाँ का राजा था। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वी कैन से दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789 फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी ये तीन काम के लिए फ्रांस के लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड के लिए आवाज़ उठाया था। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 14 जुलाई 1789 को। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि दे वांटेड टू अबॉलिश द मोनार्की रूल एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफ डेमोक्रेसी। यानी पीपल वांटेड टू अबॉलिश मोनार्की, मोनार्की को रिमूव करना चाहते थे, अबॉलिश करना चाहते थे, और क्या एस्टेब्लिश करना चाहते थे? डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। कहाँ? तो फ्रांस में। उसके बाद बात करेंगे कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, कहाँ? फ्रांस में। तो विच टाइप ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस तरह का चेंजेस देखने को फ्रांस में मिला, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में। तो लोग क्या चाह रहे थे, किस तरह का चेंजेस, या हम कह सकते हैं कि कौन सा बदलाव देखने को मिला, कहाँ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो कह रहा है कि क्या क्या बदलाव देखने को मिला? तो पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। पहला चीज़ क्या हुआ कि जो पावर मोनार्क के पास था, राजाओं के पास था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय उस पावर को क्या कर दिया गया? कॉमन पीपल के हाथों में दे दिया गया। रिवोल्यूशनरीज के हाथों में वो कॉमन पीपल जो है पावर ले लिया रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। उसके बाद और क्या किया गया कि जो न्यू फ्लैग है ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द, ठीक है, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। कह रहा है कि जो रॉयल फ्लैग होता था उसको हटाकर वहाँ के लोगों के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा, कह सकते हैं हम लोग नेशनल असेंबली के द्वारा क्या किया गया? ट्राई कलर फ्लैग का यूज किया गया। तीसरा चीज़ क्या किया गया? जो फ्रेंच जो था, फ्रेंच लैंग्वेज बिकम अ नेशनल लैंग्वेज बन गया। लेकिन हम जान रहे थे कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो हम लोग जान रहे थे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय
जो फ्रेंच बोला जाता था वो राजा महाराजाओं के द्वारा बोला जाता था और बहुत इसका स्टेटस था, कॉमन पीपल इसको नहीं बोल सकते थे। तो उसको क्या किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज फ्रांस का बना दिया गया कि सभी पीपल्स, ऑल पीपल कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, हर एक कोई फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता है। ये कब देखने को मिला मेजर चेंजेस, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। उसके बाद क्या किया गया, न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया, लोगों के द्वारा क्या किया गया, शपथ लिया गया। और उतना ही नहीं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर अबॉलिस्ट कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि फ्रांस के अंदर ट्रेडर्स के द्वारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाते थे तो उनको इंटरनल कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता था, राइट। तो उससे क्या हो रहे थे, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन जब रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, तो उसके बाद में क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिस्ट कर दिया गया, यानी रिमूव कर दिया गया। उसके बाद में 6 में क्या हुआ कि नेशनलिज्म आइडिया टेकन एब्रॉड बाय द फ्रेंच आर्मीज, और जो नेशनलिज्म का आइडिया है पूरे देशों में, मतलब विदेशों में क्या हुआ कि ये स्प्रीड कर गया, किसके माध्यम से, फ्रेंच आर्मीज के द्वारा स्प्रीड किया गया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन या आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपको ये 6 पॉइंट क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आया। तो पावर ट्रांसफर हो गया मोनार्क टू कॉमन पीपल, न्यू फ्लैग ब्रॉट हो गया, ब्रॉट द न्यू फ्लैग, फ्रेंच लैंग्वेज बिकम अ नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, न्यू नेशनल एंथम कंपोज कर दिया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया गया, नेशनलिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा स्प्रीड किया गया वर्ल्ड लेवल पर। तो इस तरह का चेंजेस देखने को मिला। उसके बाद कह रहा है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो आप जान रहे होंगे कि 1789 के बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पर तो नेशनल असेंबली ये किया गया। नेशनल असेंबली के बाद वहाँ पर सरकारें बनी रोबेस्पियर गवर्नमेंट का, रोबेस्पियर गवर्नमेंट भी फेलियर हो गया। उसके बाद डायरेक्टरी गवर्नमेंट आया, डायरेक्टरी गवर्नमेंट भी क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। कब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, तो 1799 में फ्रांस में राज करने के लिए आते हैं। जब ये नेपोलियन आता है और वहाँ राज करता है तो क्या करता है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन उस देश के लिए बनाता है। किस देश के लिए, फ्रांस के लिए। क्या है, तो जो नेपोलियन के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है उसको दूसरे भाषा में हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं, और इसको भी बोलने का इच्छा नहीं है तो सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या क्या कोड बनाया था, तो कह रहा है कि द सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस बाय द नेपोलियन। सिविल कोड ऑफ 1804 जो था 1804 में ये कोड बनाया था। 1799 में वो तो पावर को ले लिया अपने हाथों में फ्रांस का, और ये जो रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम किया वो 1804 में बनाया। तो कह रहा है कि जो सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस बाय द नेपोलियन इज नोन एज द नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या क्या रूल बनाया वहाँ के लोगों के लिए, तो बोला कि एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहला नियम लगाया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बहाल होगा पूरे फ्रांस में। दूसरा बोल रहा है कि पीपल हैव राइट टू प्रॉपर्टी, हर एक आदमी प्रॉपर्टी रख सकता है, उसको अधिकार है रखने का, सिक्योर्ड कर सकता है। क्यों, क्योंकि उस समय जो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास ही प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, लैंडलॉर्ड्स के पास ही प्रॉपर्टी रखने, कॉमन पीपल के पास ये अधिकार नहीं था। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि जी नहीं, अब क्या कर सकता है, कॉमन पीपल भी राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार रखता है, उसके पास भी दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिस्ड। ये फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, अबॉलिस्ट कर दिया। अब यहाँ ये सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, तो उसको जानना होगा हम लोगों को कि फ्यूडल सिस्टम है आखिर क्या। तो फ्यूडल सिस्टम का मतलब है कि कोई भी राजा के द्वारा पहले क्या होता था कि बाय बर्थ अधिकार दे दिया जाता था लोगों को,
लोगों को अधिकार दे दिया जाता था कि लोग क्या करेंगे, किसानों से या फार्मर से क्या करेंगे, फोर्स करके सम पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन एज ए टैक्स के रूप में क्या करना पड़ता था, किसानों को, राजा को देना पड़ता था। तो यही कह रहा है कि फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड कर दिया गया। क्लियर हुआ? फ्यूडल सिस्टम, मेरा कहने का मतलब ये है कि इट वाज द प्रोसेस विच फार्मर्स एंड पीजांट्स वेयर forced to give some part of their production as a tax to government और किंग को देना रहता था। तो अब ये कहा कि जी नहीं, अब फ्यूडल सिस्टम पूरी तरह से फ्रांस से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, अबॉलिश्ड कर दिया जाएगा। क्लियर है? चौथा चीज क्या किया नेपोलियन ने, बड़ी अच्छा काम किया, फ्रीड पीजांट्स फ्रॉम द सर्फडम। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया, सर्फडम, यानी किसानों को सर्फडम से मुक्त कर दिया। अब कह रहा कि सर्फडम क्या होता है, तो सर्फडम का मतलब ये है कि फार्मर एंड पीजांट्स वेर फोर्स्ड टू वर्क ऑन बिग लैंड लॉट्स लैंड एट लो वेजेस। कह रहा है कि जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, जो फर्स्ट ये स्टेट सेकंड ये स्टेट के पास जो ज़मीनें हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे, फार्मर और पीजांट्स को हमेशा फोर्स किया करते थे कि आप हमारे खेतों में, हमारे ज़मीन में, हमारे घरों में काम करो, बंधुआ मजदूर की तरह, सर्फडम बनकर। तो लोग ये क्या किया, नेपोलियन ने बोला कि जी नहीं, अब किसी भी किसान को, किसी भी फार्मर्स पीजांट्स को, किसी राजा महाराजा या लैंड लॉर्ड्स के लैंड पर जाकर, ज़मीन पर जाकर किसी को ज़बरदस्ती काम करने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी ये क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उतना ही नहीं, नेपोलियन ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया। बोला कि अब कोई भी किसी भी तरह का कोई गिल्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई ट्रेड यूनियन नहीं होगी यहाँ पर। कोई भी ट्रेडर कहीं भी जाकर, किसी भी फ्रांस के किसी भी स्टेट में जाकर क्या कर सकता है, अपना ट्रेड कर सकता है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन अब नहीं रहेगा, उसको भी रिमूव कर दिया। उतना ही नहीं, और क्या किया नेपोलियन ने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या किया, इम्प्रूव्ड किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। सेवेंथ क्या काम किया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेट एंड द मेजर्स वेयर एडॉप्टेड। यूनिफॉर्म सिस्टम लाया। हम लोग जानते हैं कि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में, रीजन में बटा हुआ था, लेकिन नेपोलियन का ही देन है कि उसको 39 कन्फेडरेशन स्टेट में कन्वर्ट किया था, और इसी ने वेट मेजरमेंट का यूज किया था। तो ये वेट मेजरमेंट का भी सिस्टम को एडॉप्ट किया था, कौन, नेपोलियन ने। तो इतना सारा इसका क्या था, फीचर्स था। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि फीचर्स क्या है, नेपोलियन के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या लगाए गए, तो ये सभी पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये तो सुनने में बड़ी अच्छा लगा कि नेपोलियन ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ नेपोलियन का ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ऑफ द नेपोलियन है। नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ कमियां भी हैं, ठीक है, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या डिमेरिट्स हैं भाई, तो कह रहा है कि ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल्स इंक्रीज द टैक्सेस। ये क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया मतलब अपने शान शौकत के लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों को मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि नहीं नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है, ये तो मोनार्की रूल वाला सिस्टम हो गया कि लुइस भी इंक्रीज कर रहा था, टैक्स ये भी कर रहा था। इसके चलते भी इनका क्या है, क्रिटिसाइज किया जाता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है कि इंक्रीज द टैक्स। दूसरा चीज क्या किया कि सेंसरशिप वेयर इम्पोज। सेंसरशिप कहने का मतलब क्या है कि नो वन कुड से रॉन्ग इन बुक्स एंड मैगजीन न्यूज़पेपर। कह रहा है कि लोगों से ये अधिकार ले लिया कि कोई भी आदमी विदाउट माई परमिशन नॉट एनीथिंग प्रिंट इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर अगेंस्ट माई, ठीक है, यानी मेरे खिलाफ कोई भी बिना मेरे परमिशन का कोई भी कुछ मतलब प्रिंट नहीं कर सकता है, छाप नहीं सकता है, उसको इम्पोज कर दिया। यानी राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्लेनेशन, राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार इसने क्या कर लिया, छीन लिया लोगों से।
ये एक गलत काम किया वहाँ पर, तो ये भी ड्रॉबैक के रूप में आता है। तीसरा सबसे बड़ी इसका ये था कि फोर्स्ड एवरीवन टू ज्वाइन आर्मी, लोगों को फोर्स करने लगा, क्या करने के लिए भाई, टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, कि आप आर्मी ज्वाइन करो। ऐसा क्यों किया, तो नेपोलियन चाहता था कि पूरे विश्व पर हमारा क्या हो, अधिकार हो। वो क्या कर रहा था, अपने कन्क्योर्ड मतलब जो कंट्रीज हैं वो चाहता था कि कन्क्योर्ड करें। कन्क्योर्ड का मतलब होता है कि विजय प्राप्त करें, अदर कंट्रीज पर बढ़ते जाएं। तो वो इसलिए सोचा कि हमारे पास ज़्यादा आर्मी होंगे तो हम इजी वे में क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज को क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज पर कन्क्योर्ड कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को क्या किया, जबरदस्ती आर्मी में ज्वाइन कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये तीन जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब इंटरनल थोड़ा सा बात कीजिएगा तो चौथा भी इसका ड्रॉबैक है कि जब रॉबेस्पियर गवर्नमेंट आया था तो स्लेवरी ट्रेड को बंद कर दिया था। लेकिन जब नेपोलियन का फ्रांस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट आया 1799 में, तो ये फिर अगेन क्या किया था कि री इंट्रोड्यूस यानी री स्टार्ट द स्लेवरी ट्रेड, दास दासियों के खरीद बिक्री करने वाले ट्रेड को फिर से ये क्या कर दिया था, चालू कर दिया था। तो ये भी एक ड्रॉबैक है नेपोलियन का। अब कह रहा है कि नेपोलियन के द्वारा कौन से कंट्रीज पर विश्व के यूरोप के मतलब विजय प्राप्त किया गया, तो वहीं करा कि कंट्रीज कंक्योर्ड बाय द नेपोलियन, हॉलैंड पर भी इसका विजय प्राप्त किया था, बेल्जियम पर भी विजय प्राप्त किया था, स्विट्जरलैंड पर भी विजय प्राप्त किया था, इटली पर भी विजय प्राप्त किया था और जर्मनी पर भी विजय प्राप्त किया था। 1799 से लेकर नेपोलियन ने 1815 तक फ्रांस पर राज किया। अब देखिए जो फ्रांस में जितने मोनार्की रूल थे, अरिस्टोक्रेसी थे, जो बर्बन डायनेस्टीज था, जो ऑस्ट्रिया भाग गया था, वो ताक में लगा हुआ था कि कब क्या हो कि फिर से फ्रांस पर हम लोग कब्जा कर लें। वैसा ही मौका उसको क्या हुआ कि मिल गया, किसका, बर्बन डायनेस्टीज के। तो नेपोलियन ने क्या किया, एक बैटल लड़ा था, उस बैटल का नाम है, देख लीजिए, नेपोलियन डिफीटेड बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 बाई 4 कंट्रीज, जिसको हम ट्रिक के रूप में ABRP के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि नेपोलियन ने जो बैटल लड़ा था उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 बाई कितने कंट्रीज के द्वारा, तो ABRP यानी 4 कंट्री, यानी पर्शिया, रशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया के द्वारा चारों कंट्री मिलकर नेपोलियन को हरा दिया गया। जब हरा दिया गया तो हरा कर ही केवल नहीं छोड़ा गया, नेपोलियन से साइन कराया गया एक ट्रीटी। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। और ये कब साइन कराया गया, तो 25 अप्रैल 1815 को विथ 4 कंट्रीज के द्वारा क्या करना। और जब ट्रीटी साइन करा दिया गया चारों कंट्री के द्वारा मिलकर, तो क्या हुआ, फॉर रीस्टोरिंग द बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस एंड अबॉलिश द डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिश द मोनार्क। फिर से वहाँ डेमोक्रेसी अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, और फिर से वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी ऑटोक्रेसी रूल आ गया। अब रही बात कि आखिर ट्रीटी ऑफ वियना साइन कराने वाला सबसे तेज पुरुष कौन था जो ऐसा किया, तो उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था, आपका नाम याद होगा, ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने ही ट्रीटी ऑफ वियना पर जोर दिया चारों कंट्री को कि आप ट्रीटी ऑफ वियना साइन करा लो नेपोलियन से। उसमें क्या हुआ कि जितने सारे फ्रांस का जो बाहर वाला एरिया था, स्टेट था, उस पर चारों कंट्री के द्वारा कब्जा कर लिया गया कि फ्यूचर में कभी भी फ्रांस जो है एक्सपैंड न करे, विस्तार न करे। इसीलिए इस ट्रीटी को साइन कराया गया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में, आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, इसमें है कि नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।